हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे समझने के लिए आप इसका पिछला पार्ट ज़रूर देखें, पार्ट 30। लेकिन उसने कॉल बीच में डिस्कनेक्ट कर दिया। नहीं नहीं, मैं मोहित से क्या कहूँगी कि मैंने कॉल क्यों किया था, लेकिन मुझे मोहित से बात करनी है। पिछले 12 घंटे से मैंने मोहित को देखा भी नहीं है। अक्सर हम जिस चीज़ से दूर रहते हैं तो उसे दूर रहें या पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब साथ में रहते हैं तो हमें उस इंसान के साथ रहने की आदत हो जाती है, जिसके चलते हमें उस इंसान के दूर जाने से उसे याद करने लगते हैं। जैसे कि मधु भले ही मोहित से पहली बार का पहला प्यार कर बैठी हो, लेकिन वो मोहित से 5 सालों से दूर थी। उसे तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मोहित उसके करीब है या नहीं, लेकिन अब मोहित उसके साथ रहने लगा था तो वो उससे दूर जाने के बारे में सोचती भी नहीं थी। नहीं नहीं, कॉल करती हूँ और पूछती हूँ कि मीटिंग कैसे रही। मधु इतना बोलकर मोहित को कॉल करने लगी, लेकिन मधु गलती से वीडियो कॉल कर देती है। मोहित, जो विनीत का वेट कर रहा था गाड़ी में बैठे हुए, वो फ़ोन की रिंग बजने से अपना फ़ोन चेक करता है। मधु मुझे वीडियो कॉल क्यों कर रही है, मोहित ना समझे में खुद से कहने लगा। और मधु वीडियो कॉल कट कर सकती इससे पहले मोहित ने फ़ोन रिसीव कर लिया और मधु के सामने मोहित का चमकता हुआ चेहरा था। मोहित के चेहरे पर मिरर से आती हुई हल्की हल्की धूप पड़ रही थी और उसने हल्के ब्राउन कलर का सूट पहना था जो उस पर काफ़ी जच रहा था। और मधु मोहित को देखकर कहीं खो सी गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और मोहित मधु को देखकर कहने लगा, क्या तुम्हें कोई बीमारी है। हाँ, मैं कुछ समझी नहीं, मधु ने ना समझे में कहा। और मोहित कहने लगा, हमेशा तुम अपने हेयर ड्राई क्यों नहीं करती। मधु मोहित की बात सुनकर मुस्कुराने लगी और मधु कहने लगी, वैसे आपकी मीटिंग हो गई क्या। नहीं, बस जा रहा हूँ, मोहित ने अपने चेहरे पर कोई भी भाव लाए बिना कहा। और मधु मोहित को कुछ बोल पाती इससे पहले करण कमरे का दरवाज़ा नॉक करते हुए बोलने लगा, मधु, और कितनी देर लगेगी तुम्हें। मधु अपने भाई की तरफ देखती है और अपना फ़ोन पीछे छुपाते हुए बोली, बस भाई आप जाएं, मैं आपके पीछे पीछे आ रही हूँ। करण ये सुनकर वहाँ से चला गया और मधु अपना फ़ोन फिर से अपने चेहरे के सामने लाती है और अपने ओर चबाते हुए कहने लगी, वैसे आपने ब्रेकफास्ट कर लिया। मोहित ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। तब तक विनीत भी कार का दरवाज़ा खोलकर बैठ गया और कहने लगा, आई एम रेडी, चलो अब जल्दी कार हवा की तरह उड़ाओ। मोहित विनीत के कार में आने से मधु को कहने लगा, ओके, मैं बाद में कॉल करता हूँ तुम्हें। वैसे तो मधु को मोहित से और भी बात करनी थी, लेकिन उसने विनीत की बात सुनी थी और वो जानती थी कि मोहित किसी मीटिंग में जाने वाला है, तो वो कुछ नहीं कहती और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देती है। मोहित और विनीत तकरीबन 2 घंटे लगातार गाड़ी चलाने के बाद वो अपनी मंजिल तक आ गए थे। वो ऐसी जगह आए थे जहाँ घना घना जंगल था और वहाँ चारों तरफ हरियाली बिखरी हुई थी और विनीत अपने कदम नीचे बिखरी हुई घास से बचा कर रख रहा था। यहाँ सारी प्लानिंग करनी है क्या तुम दोनों को, विनीत ने अपने चारों ओर देखकर कहा। मोहित विनीत की बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो अपने कदम आगे बढ़ाता रहता है और अपनी भूरी आंखें चारों ओर फिराने लगता है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा प्लान यहाँ अच्छा रहेगा। तुम देखो तो सही, यहाँ कितना हरा भरा जंगल है और कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। विनीत मोहित के पीछे पीछे चलते हुए बोलने लगा और मोहित विनीत की बात का जवाब देते हुए कहने लगा, तुम कुछ देर के लिए खामोश नहीं रह सकते। विनीत मोहित की बात सुनकर कुछ नहीं बोलता और मोहित के पीछे खामोशी से चलने लगा। काफ़ी दूर चलने के बाद आखिर मोहित को जैसी जगह चाहिए थी वैसी मिल ही गई और मोहित अपने कदम वहीं रोक लेता है। सामने काफ़ी खूबसूरत झरना था और तितलियां चारों तरफ उड़ रही थी और अपनी खूबसूरती बिखेर रही थी। मोहित झरने की बाईं तरफ जाते हुए कहने लगा, तुम सभी अरेंजमेंट यहाँ कराओ जैसा करण ने कहा था। और हाँ, करण ने जैसा कहा था वैसा ही होना चाहिए, मुझे थोड़ा भी अलग नहीं चाहिए। मोहित की भूरी आंखें वहाँ का माहौल देखकर चमकने लगी थी और उसने यहाँ के माहौल की छवि अपने दिमाग में बनाने लगा था कि वो किस तरह से यहाँ के माहौल को
और खूबसूरत बनाने वाला है। और विनीत अपने कदम बीच में रोक लेता है क्योंकि ये जगह काफ़ी सुनसान थी। और मोहित की बात सुनकर कहने लगा, मोहित, क्या हम सारे अरेंजमेंट किसी विला में नहीं कर सकते या फिर तुम्हारे घर? मोहित ये सुनकर विनीत की तरफ देखने लगता है और बिना भाव के कहने लगा, तुम्हें मैंने जैसा करने के लिए कहा है वैसा करो। विनीत ये सुनकर बोलने लगा, ठीक है, लेकिन एक बार करण की भी राय जान लो कि वो यहाँ। विनीत इतना बोल पाया होगा कि मोहित कहने लगता है, मैंने जो कहा वो फाइनल है, सारी अरेंजमेंट यहाँ होगी। और रही बात करण की, तो वो मुझे यहाँ कुछ भी अरेंजमेंट करने से नहीं रोक सकता। ये मेरा फैसला है। विनीत ये सुनकर शिकायती लहजे में कहने लगता है, तो फिर करण को क्यों यहाँ बुलाया है? अगर तुमने फाइनल कर ही लिया है कि सारी अरेंजमेंट यहाँ करनी है, तो मोहित विनीत की तरफ अपनी खा जाने वाली नज़रों से देखता है। और विनीत अपना फ़ोन लेकर नेटवर्क चेक करने लगता है और मोहित फिर से उस जगह को गौर से देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ मधु और रोशनी ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठी थी और करण भी डाइनिंग टेबल पर आया और अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। करण को भी जल्द से जल्द निकलना था क्योंकि उसे भी मोहित और विनीत जहाँ गए हैं वहाँ जाना था। इसलिए उसने जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट किया और कहने लगा, मैं बाहर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। मधु ब्रेकफास्ट कर रही थी। वह अपने भाई की बात सुनकर कहने लगी, भाई, वैसे आप कहाँ जा रहे हो? जरूरी काम है। करण कुर्सी पर से उठते हुए बोला और कहने लगा, ठीक है, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर करण अपने फ्लैट से निकल गया। करण अपनी कार लेकर गेट से बाहर निकला था कि उसकी नज़र किसी लड़की पर पड़ी जो अपना चेहरा दुपट्टे से छुपाए खड़ी थी। और करण उस लड़की को पूरी तरह से देख पाता इससे पहले वो किसी दूसरे कार के पीछे छिप गई। और करण ने अपनी गाड़ी रोकी और उस तरफ देखने लगा जहाँ किसी को उसने छुपते हुए देखा और फिर खुद से बातें करने लगा, क्या वहाँ कोई छुपा हुआ है या फिर कोई ऐसे ही खड़ा था? करण ने ज़्यादा ना सोचते हुए अपने असिस्टेंट को फ़ोन किया, मेरे घर की सिक्योरिटी बढ़ा दो। इतना बोलकर करण ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और अपनी गाड़ी से बाहर निकला और सामने की तरफ जाने लगा। और उसने उस कार के पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा कि वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है, इसलिए खुद से कहने लगा, शायद मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ। इतना बोलकर वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गया। और करण ने अपने घर की सिक्योरिटी इसलिए बढ़ा दी क्योंकि उसे डर था कि उसके घर ना होने से मधु को या फिर रोशनी को कुछ हो गया, तो इसलिए वो कोई रिस्क नहीं ले सकता था क्योंकि उसकी माँ के दुश्मन बहुत ज़्यादा थे। तो उसने सोचा कि उनमें से कोई एक हो। करण की गाड़ी वहाँ से बाहर निकलते ही एक लड़की कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती है। वो थी कृति। कृति करण का काफ़ी दिनों से पीछा कर रही थी और करण काफ़ी दिनों से मोहित के ऑफिस जाया करता और कभी कभी होटल में। और कृति ने मोहित को और करण को होटल से बाहर निकलते हुए भी देखा था। जब वो करण का पीछा करते हुए होटल तक पहुंच गई थी, कृति अपने चेहरे पर से दुपट्टा हटाती है और करण के फ्लैट के सामने देखती है। उसने कल ही मधु को यहाँ देखा था और मधु को देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और वो फ्लैट के सामने देखती है और कहती है, करण की बहन को छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। कृति को पता चल गया था कि करण मुझे काफ़ी दिनों से ढूंढ रहा है और उसे ये भी पता चला था कि अगर वो एक बार करण के हाथों में आ गई तो वो इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाला। और कृति को करण के हाथों लगने की परवाह नहीं थी। अब बस उसने ठान लिया था कि वो मधु को अपने रास्ते से हटाएगी। आखिर वो मोहित की वाइफ है और करण की बहन भी। कृति वहाँ तकरीबन 15 मिनट तक वहाँ खड़ी रही, फिर अपने चेहरे पर दुपट्टा बांधकर वहाँ से निकल गई। और रोशनी मधु दोनों बाहर जाने के लिए तैयार हुए और फ्लैट से बाहर निकली। रोशनी ने मधु को खुश होते हुए कहा, आज हम तीनों कितने टाइम बाद मूवी देखने जा रहे हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है। मधु को मूवी देखने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन रोशनी के काफ़ी बार मनाने से उसे मानवी और रोशनी के साथ मूवी देखने के लिए हाँ बोलना पड़ा और दोनों कार में बैठ गई। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने गेट का दरवाज़ा नहीं खोला और अपने हाथ का इशारा किया रुकने का।
और दोनों गेट खोलने का इंतजार कर रही थी। सिक्योरिटी ने करण को फ़ोन किया। सर, मधु मैम अपनी कार लेकर बाहर जा रही हैं। क्या मैं जाने दूं? करण, जो अपनी गाड़ी चला रहा था, वह अपनी गाड़ी रोक देता है और कुछ सोचते हुए कहने लगा, ठीक है, जाने दो। इतना बोलकर करण ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और अपने असिस्टेंट को फ़ोन किया। करण ने अपने असिस्टेंट से काफ़ी सारी बातें की। उसके बाद वो अपना फ़ोन साइड में रखकर अपनी गाड़ी चलाने लगा। विनीत और मोहित काफ़ी देर से करण का इंतजार कर रहे थे। दोनों कार में बैठे थे। मोहित अपने लैपटॉप पर लगातार काम में बिजी था, तो वहीं विनीत बार बार अपनी घड़ी की ओर देख रहा था और बार बार एक सवाल करता, यह करण पता नहीं कब तक आएगा। मोहित को वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था कि करण कितना टाइम लगाएगा आने में, क्योंकि वो अपने काम में बिजी था। तकरीबन 1 घंटे के बाद करण की कार वहीं सुनसान जगह पर आ गई और विनीत कार की आवाज़ सुनकर पीछे की तरफ देखता है और खुश होते हुए मोहित से कहता है, फाइनली करण आ गए। वो इतना बोलकर कार से बाहर निकलता है और मोहित ने अपना लैपटॉप बंद किया और कार से बाहर निकल गया। करण दोनों की तरफ आते हुए कहने लगा, सॉरी, वो मुझे आने में देर हो गई। विनीत ये सुनकर कहने लगता है, कोई बात नहीं, मैंने और मोहित ने जगह फाइनल कर ली है, बस तुम एक बार देख लो कि तुम्हें वो जगह कैसी लगती है। करण ने यह सुनकर अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और वो तीनों फिर से वही जगह पर आए जहाँ विनीत और मोहित आए थे। करण को भी वो जगह काफ़ी पसंद आई और वो भी खुश हो गया और खुश होते हुए कहने लगा, थैंक यू मोहित, वैसे मानना पड़ेगा, तुमने काफ़ी खूबसूरत जगह ढूंढ निकाली। मोहित करण की बात सुनकर कोई जवाब नहीं देता और विनीत ये सुनकर कहने लगता है, जगह खूबसूरत है, लेकिन यहाँ खतरा भी है। यहाँ जानवर का होना आम बात है, इसलिए मुझे थोड़ी फिक्र हो रही है और हमारा सब काम रात का है। तो मोहित ये सुनकर कहने लगता है, यहाँ ऐसा कोई जानवर नहीं है जो हमें नुकसान पहुँचाए, तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मोहित ने यहाँ सारी अरेंजमेंट करने से पहले सब कुछ चेक कर लिया था कि ये जगह सही है या नहीं, और वो तीनों ने काफ़ी सारी बातें की। बातें करते करते काफ़ी टाइम गुजरने के बाद बाहर निकल गए और करण कुछ सोचते हुए बोलने लगा, कल तक सारी अरेंजमेंट हो जानी चाहिए। वैसे तुम्हें उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी जिम्मेदारी मेरी है, मोहित ने अपने ठंडे भाव से कहा। और करण ने अपनी गर्दन हिला देता है, ठीक है, तो फिर मैं मधु को संभालता हूँ और तुम यहाँ। करण इतना बोलते ही वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। करण के जाने के बाद मोहित और विनीत भी वहाँ से निकल गए। रात हो गई थी और मोहित अपने घर आया। उसने अपनी कार घर के सामने पार्क करी और घर के अंदर आया और लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गया और चारों तरफ देखने लगा। मोहित को अपना घर काफ़ी खाली लग रहा था। वो ये सब महसूस कर सकता था। मोहित ज़्यादा देर वहाँ ना बैठते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मोहित ने कमरे का दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही ठंडी हवा उसके चेहरे पर महसूस हुई। कमरे की खिड़कियाँ खुली हुई थी और बालकनी का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। ये देखकर मोहित ने गहरी सांस ली। मोहित अपने कमरे में देखने लगा। कमरे में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, जो मधु के वहाँ ना होने से था। और मोहित अपने कमरे में आया और अपना कोट निकाल कर बेड पर रखा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। मधु, रोशनी और मानवी तीनों आज पूरा दिन बाहर गुजारा, इधर उधर घूमने में। मधु को ना चाहते हुए भी उन दोनों के साथ जहाँ जहाँ दोनों जा रही थी वहाँ वहाँ जाना पड़ रहा था। हालांकि उसका मूड बिल्कुल भी नहीं था। तीनों गाड़ी में बैठी हुई थी। मधु गाड़ी चला रही थी और रोशनी मधु के बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी और पीछे की सीट पर मानवी अपना फ़ोन चला रही थी। और रोशनी मधु और मानवी को खामोश देखकर कहती है, क्या यार, तुम दोनों कितने खामोश रहने लगे हो। मैं तुम दोनों के साथ रहकर बोरिंग हो रही हूँ। मानवी अपनी नज़र फ़ोन से हटाकर रोशनी की तरफ देखती है और नाराज़गी जताते हुए बोलने लगती है, पूरा दिन तो एंजॉय किया हम दोनों के साथ और 2 पल हम दोनों खामोश क्या हो गए। तुझे बोरिंग फील होने लगा? हाँ, क्योंकि जब से हम गाड़ी में बैठे हैं तब से तुम दोनों खामोश बैठी हो। एक तो तुम जब से गाड़ी में बैठी हो तब से अपनी नज़र फ़ोन में गड़ाई हो, और मधु है तो इतनी सीरियसली गाड़ी चला रही है जैसे कि वो घर नहीं बल्कि हॉस्पिटल जा रही हो।
रोशनी ने मुंह बनाते हुए कहा और मानवी फोन की बात सुनकर कुछ बोल नहीं पाई और अपनी नज़र बाहर की तरफ कर देती है। और मधु भी रोशनी की बात सुनकर कोई जवाब नहीं देती। उसे बस मोहित का ख्याल आ रहा था और उसने अपने मन में कहने लगती है, क्या मोहित को मेरी वहाँ रखी हुई वॉच मिल गई होगी। दरअसल मधु मोहित के लिए जो वॉच लेकर आई थी वो अपने साथ लेकर बाहर गई थी और वो उस वॉच को मोहित को खुद सामने से दे या फिर किसी के हाथ उसके पास पहुंचाए जाए, उसे समझ नहीं आ रहा था। और तब तक उसके दिमाग में यह ख्याल आया क्यों न वो खुद मोहित के घर जाए और वॉच वहां रख दे ताकि मोहित को वॉच भी मिल जाए और उसे मोहित के सामने देनी भी ना पड़े। इसलिए वो रोशनी और मधु शाम के वक्त मोहित के घर गई थी। हालांकि रोशनी और मानवी गाड़ी में बैठी रही और मधु घर के अंदर 15 मिनट तक रही। पूरा रास्ता उसने यही सोचते हुए गुजारा। वो तीनों मानवी के घर तक आ गई। मधु मानवी को उसके घर ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद मधु और रोशनी वहाँ ज़्यादा देर न रुकते हुए वहाँ से निकल गई। मोहित शावर लेकर बाथरूम पहनकर अपने कमरे में आया। उसके बाल गीले थे, बालों का पानी नीचे फर्श पर गिर रहा था। मोहित शावर लेने के बाद काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा था और वो अपनी नज़र सोफे की तरफ करता है। वहाँ उसका लैपटॉप पड़ा हुआ था। यह देखकर उसने अलमारी में से अपने कपड़े लेकर चेंज किए और अपना लैपटॉप लेकर बालकनी की तरफ बढ़ गया। मोहित अपना लैपटॉप ऑन करने के बाद वो अपने काम में बिजी हो गया। लगातार पिछले 3 घंटे तक काम करने के बाद एक राहत की सांस लेता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट बिखर गई। उसकी मुस्कुराहट हल्की थी, जो उसके चेहरे पर देख पाना मुश्किल था। और वो अपना फ़ोन लेकर विनीत को फ़ोन करता है। विनीत सो रहा था, वह काफ़ी थका हुआ था। 1-2 बार रिंग बजने से विनीत नींद में चिढ़ सा गया और अपना हाथ बेड पर फिराने लगता है। उसके फ़ोन हाथ में आते ही वो अपनी हल्की आंखें खोलकर देखने लगता है कि आखिर किसका फ़ोन है और मोहित का नाम देखकर वो बेड पर बैठ गया। ये मोहित को रात को भी चैन नहीं है, पूरा दिन मुझसे काम करवाया है और अब फ़ोन कर रहा है। विनीत खुद से बातें करते हुए फ़ोन रिसीव करता है और मोहित विनीत के फ़ोन रिसीव करते ही कहने लगा, तुमने सारी तैयारी कर ली है। विनीत जो आधी नींद में था वो ये सुनकर अपना सर अपने हाथ में टिका देता है और कहने लगता है, मैंने सब तैयारी कर लिया, बस अब कल सुबह वहाँ सारे अरेंजमेंट कराने हैं और ये बात मैं तुम्हें शाम को बता चुका हूँ, फिर भी तुम मुझे फ़ोन कर रहे हो। मोहित विनीत के बात को पूरी तरह से इग्नोर करता है और बोलने लगा, मुझे गलती से भी गलती नहीं चाहिए। विनीत मोहित की ये बात सुनकर समझ चुका था कि मोहित कहना क्या चाहता है और विनीत मोहित को शांत भाव से जवाब देते हुए कहता है, तुम जैसा चाहते हो सारी अरेंजमेंट वहाँ वैसी ही होगी, डोंट वरी। दरअसल मोहित को लग रहा था कि विनीत वैसा सब करेगा जैसा उसने तैयार करने के लिए कहा है या फिर वो नहीं कर पाएगा और वो चाहता था कि मधु को वो जगह सरप्राइज़ देना चाहता है। मधु को वो पसंद आए और वो नहीं चाहता था कि उसमें कोई भी गड़बड़ हो। मोहित विनीत की बात सुनकर फ़ोन डिस्कनेक्ट करता है और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में आकर उसने अपना लैपटॉप वहीं टेबल पर रखा और बेड की तरफ जाने लगा और सामने की टेबल पर उसे कुछ चीज़ रखी हुई दिखी और वो उसे गौर से देखने लगा। टेबल पर एक बॉक्स रखा हुआ था और उस बॉक्स के नीचे एक पेपर रखा हुआ था। ये देखकर मोहित समझ नहीं पाया कि ये किसने रखा है और वो उस बॉक्स को अपने हाथ में लेकर देखने लगता है। वो बॉक्स को ओपन कर पाता इससे पहले उसकी नज़र वहीं पर पड़े हुए पेपर पर पड़ी और वो उस पेपर को अपने हाथ में लिया। वो पेपर पढ़ने लगा, दोस्ती के रिश्ते से आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट। मधु ने उस पेपर पर बिल्कुल सीधे शब्द लिखे हुए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह का मैसेज मोहित को वॉच देने के लिए आजमाए और उसके दिमाग में यही मैसेज आया तो उसने वही लिख दिया। मोहित उस पेपर को पलटकर देखने लगता है कि आखिर ये किसने यहाँ रखा है, लेकिन उस पेपर पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था। ये देखकर मोहित सोचने लगता है और वो उस पेपर को देखकर एक बार फिर गौर से पढ़ने लगता है। दोस्ती के रिश्ते से आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट।
दोस्ती शब्द। मोहित ने इस शब्द पर गौर किया और वो समझने की कोशिश करने लगा कि क्या यह मधु ने यहाँ उसके लिए रखा था। मोहित मधु को याद करते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई और मोहित ने ज़्यादा देर ना करते हुए गिफ्ट बॉक्स ओपन किया और मोहित बॉक्स में वॉच को देखकर वॉच अपने हाथ में लेकर बॉक्स को वहीं टेबल पर रख दिया। मोहित वॉच को गौर से देखने लगा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। क्या ये वॉच मधु मेरे लिए लाई है? मोहित इतना बोल पाया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मोहित के चेहरे पर ठंडी हवा पड़ रही थी और वो उस ठंडी हवा को महसूस करने लगा। मेरे लिए मधु वॉच लेकर आई थी, तो फिर उसने मुझे खुद क्यों नहीं दी? मधु को मुझे सामने से देना चाहिए था, ना कि कमरे में इस तरह से रखनी चाहिए थी। मोहित के दिमाग में यही बात चल रही थी। वो खुश था कि मधु उसके लिए वॉच लेकर आई, लेकिन वो अगर वॉच लेकर आई थी तो मुझको सामने से क्यों नहीं दी? और मोहित वॉच को देखकर उसका दिल यही कह रहा था कि काश मधु ने उसके सामने से ये वॉच खुद दी होती ना, कि इस तरह से कमरे में। मोहित अपने दिमाग में आ रहे अजीब ख्यालों को झटका और कहने लगा, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? अगर मधु मेरे लिए वॉच लाई है तो मुझे इतने में खुश रहना चाहिए था, ना कि शिकायत करनी चाहिए। मोहित इतना सोचकर अपना फ़ोन अपने हाथ में लेकर सोचने लगा, क्या मैं मधु को फ़ोन करूं या नहीं? काफ़ी देर सोचने के बाद आखिरकार उसने मधु का नंबर डायल किया। मधु करण के घर आ चुकी थी और थक हार कर सीधे बेड पर उल्टे बल लेटी हुई थी और यही सोच रही थी कि क्या मोहित को वॉच मिली होगी या नहीं। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसके फ़ोन की रिंग बजती है और वो बेड पर बैठते हुए देखती है कि किसका फ़ोन है और मोहित का फ़ोन देखकर उसके दिल की धड़कनें तेज से धड़कने लगी थी। वो बेड पर से उठ खड़ी हुई और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। मधु फ़ोन रिसीव करने से पहले तो कमरे में देखती है कि कमरे में कोई है तो नहीं, और ये तसल्ली कर लेने के बाद वो खुद को शांत करने लगती है। मधु खुद को शांत करने के बाद फ़ोन रिसीव करती है। मोहित मधु के फ़ोन रिसीव करने के बाद मधु के बोलने का इंतज़ार करने लगा। मधु ने फ़ोन अपने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया और अपनी शांत आवाज़ में हेलो बोली। मोहित मधु के कहने पर कुछ देर खामोश रहा और दोनों के आसपास खामोशी पसरी रही। मोहित सोचने लगा कि मधु को किस तरह से बताया जाए कि उसका यहाँ रखा हुआ गिफ्ट मुझे मिल गया है। वो ये सब सोच रहा था कि मधु अपनी शांत आवाज़ में बोलने लगी, क्या आपने डिनर कर लिया? मोहित मधु की ये सवाल से कुछ देर सोचने लगता है और कुछ देर खामोश रहने के बाद बोलना शुरू करता है, नहीं मैंने डिनर नहीं किया। क्यों आपने डिनर क्यों नहीं किया? अब बस थोड़ी देर बाद डिनर करने वाला हूँ, मोहित ने अपने शांत लहजे में कहा। मधु ये सुनकर एक गहरी सांस भरती है। नहीं मैंने डिनर नहीं किया। क्यों आपने डिनर क्यों नहीं किया? अब बस थोड़ी देर बाद डिनर करने वाला हूँ, मोहित ने अपने शांत लहजे में कहा। मधु ये सुनकर एक गहरी सांस भरती है और अपनी खिड़की से बाहर झांकती हुई कहने लगी, आप घर आ चुके हैं क्या? हाँ मैं जस्ट अभी आया हूँ, मोहित ने कहा। ओ अच्छा, इतना बोलकर दोनों खामोश हो गए और मधु के मन में एक सवाल था जो वो मोहित से करना चाहती थी और अपनी धीमी आवाज़ में मोहित से कहने लगी, क्या आप कल भी बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाने वाले हैं? हाँ मुझे कल भी एक और मीटिंग हैंडल करनी है, मोहित ने शांत आवाज़ में कहा। मधु ये सुनकर उदास हो गई क्योंकि उसे उम्मीद थी कि मोहित को कल कोई काम नहीं होगा और वो मोहित के घर फिर से जा सकती है, लेकिन मधु को कल भी मोहित के साथ नहीं रहने को मिलेगा। मधु के ओठ कुछ बोलने के लिए लड़खड़ाए ही थे कि मोहित ने कहा, वैसे तुमने डिनर किया? मधु यह सुनकर कुछ देर खामोश रहती है और सोचने लगती है कि मोहित को क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि मधु बाहर से खाना खाकर आई थी और वो सोच रही थी कि क्या मैं मोहित को झूठ बोलूं, और मधु ने वही किया। उसने बिना हिचकिचाए मोहित से झूठ कहना शुरू किया। हाँ नहीं, तुमने क्यों डिनर नहीं किया? मोहित ने कहा। मधु मोहित के सवाल का जवाब देने से पहले अपने कमरे के दरवाजे तक आई
और बाहर झाँकने लगी कि कहीं कोई उसकी बात तो नहीं सुन रहा है ना। उसने देखा कि बाहर कोई नहीं है, तो वो अपने कमरे में आई और बेड पर बैठकर कहने लगी, वो क्या है ना कि आज हम बाहर गए थे, तो घर जल्दी आ गए और मुझे भूख लगी थी, लेकिन मेरी 2 फ्रेंड को भूख नहीं लगी थी, इसलिए हम घर आ गए। मोहित मधु की बात ध्यान से सुन रहा था और मधु डिनर की बात लंबी खींचते हुए सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई और मोहित ने जवाब दिया, ठीक है, मैंने भी डिनर नहीं किया और न ही तुमने, तो तुम रेडी रहना, मैं आ रहा हूँ। मधु मोहित के इतना कहने से उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और उसका दिल कर रहा था कि वो खुशी से झूम उठे, नाचने लगे। मोहित का कॉल चालू था, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकती थी और मोहित उसके जवाब का इंतजार कर रहा था कि मधु कोई जवाब देगी। लेकिन कोई जवाब ना मिलने पर उसने गंभीर आवाज में कहा, क्या तुम मेरे साथ डिनर पर नहीं आना चाहती? मधु जो अपने बेड पर बैठी थी और खुश हो रही थी, वो यह सुनकर अपने बेड पर से उठती है और उसके चेहरे पर जो अभी अभी आई हुई खुशी थी वो गायब हो चुकी थी और मोहित को कहने लगती है, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। नहीं नहीं, मैं इतना बोलकर मधु ने बिना मोहित की कोई भी बात सुने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस भरने लगी। शुक्र है कि मैंने फ़ोन कट कर दिया, वरना मोहित पक्का अपना प्लान बदल देते। मधु को लग रहा था कि कहीं मोहित डिनर करने के लिए बाहर जाने से मना न कर दे, इसलिए उसने मोहित की कोई भी बात सुने बिना फ़ोन कट कर दिया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।